पहले मैं जॉब कर रही थी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पे एक दिन एकदम टॉप पे हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं और 1 महीने बाद फ्री है। उसके बाद उसमें भी नहीं हुआ, फिर फ्री में भी नहीं हुआ। मतलब वो बैक टू बैक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया था। कोई गारंटी नहीं है इसमें कि आपने एक बार आप पीसीएस अभ्यास के लिए तो मैं बाद में, लेकिन पर्सनली आप और निशान सर से मैं मतलब लास्ट 4 ईयर से जुड़ी हुई हूँ, 4+ ईयर हो गए होंगे। तो जिस तरीके का सपोर्ट आप लोगों ने दिया है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो, चाहे वो मेंटर के रूप में हो या फ्रेंड के रूप में हो, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल रहा है मेरे लिए। और मतलब कोई भी चीज़ का प्रेशर नहीं रहा कि नहीं देना ही देना है या करना ही करना है। तो उसमें भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है। आपने हमेशा पूछा है मुझसे कि आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप बता देना, मेंस के लिए, प्री के लिए। वो सब मतलब कह देना ही बहुत होता है, मुझे ये लगता है सर। कि आज की लाइफ में कोई पूछता भी नहीं है, तो उस जगह आपका पूछ लेना ही बहुत है। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इंटरव्यू गाइडेंस हो या मेंस का हो, सबने आपने बहुत हेल्प की है, तो उसके लिए भी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एंटायर टीम, जो भी लोग हैं, आप ठीक सभी करती के हो, लिए थैंक यू। आप हमेशा से ठीक करती हाँ, मुझे तो हो। पता है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इंटरनल स्ट्रगल पता है। आई नो, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। तो सबसे पहले अंजलि मैम, आपको पीसीएस अभ्यास की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अंजलि मैम का सिलेक्शन थैंक यूपीपीसी यू। 2024 में सीटीओ की पोस्ट पर हुआ है। मैम, मैं जानना चाहूंगा ना कि ये जो प्रिपरेशन की जर्नी थी रिजल्ट निकलने से पहले की, वो जर्नी कैसी रही? कितने साल से तैयारी कर रहे हो? तैयारी का स्टेप में आपने कब कब प्रीलिम्स मींस कैसे कैसे आगे बढ़ी आप? थोड़ा डिटेल में इसको बताइएगा। सर मेरी जर्नी जो रही है वो लास्ट 4 to 5 ईयर से रही है। पहले मैं जॉब कर रही थी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, वो छोड़ के फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। शुरुआती मेरा यूपीएससी में इंटरेस्ट ज्यादा था। पीसीएस तो मैंने एक आध बार ही ऐसे दे दिया क्योंकि फैक्चुअल बहुत आता था उसमें, तो वो निकलता नहीं था। लेकिन लास्ट मतलब 2 अटेम्प्ट मैंने पीसीएस ओरिएंटेड होके दिया है। फिर मेरा यूपीएससी से इंक्लिनेशन थोड़ा पीसीएस की तरफ हो गया था। तो ये वाला मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। 2022 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 23 में पेपर बहुत अच्छा हुआ था प्री का, लेकिन 1 मार्क से प्री नहीं हुआ। और फिर 24 में फाइनल सिलेक्शन अच्छा, हुआ। ऐसा भी होता है? मतलब इंटरव्यू देने के बाद प्रीलिम्स नहीं होता है? जी, यही तो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस पूरे ये जो साइकिल है प्रिपरेशन का, कि कोई गारंटी नहीं है। आप एक दिन एकदम टॉप पे हैं, इंटरव्यू दे के आए हैं और 1 महीने बाद फ्री है। उसके बाद उसमें भी नहीं हुआ, फिर फ्री में भी नहीं हुआ। मतलब वो बैक टू बैक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया था। कोई गारंटी नहीं है इसमें कि आपने एक बार इंटरव्यू दिया तो आगे होगा ही होगा। तो ये तो जर्नी रिजल्ट निकलने से पहले की थी। जब रिजल्ट निकला उसके बाद की जी। जर्नी क्या रही है? उसके बाद सर एक तो जिस दिन मतलब रिजल्ट आया, एक तो मेंस चल रहे थे। उसके बाद में मतलब 2-3 दिन पहले से भी ऐसा चल रहा था कि अब आ जा रहा है, आ जा रहा है। तो मतलब एक वेट भी था, सुबह जल्दी उठना था। तो वही सारी चीजें थी। एक तो लास्ट टाइम का इंटरव्यू के बाद का वो इतना एक्सपीरियंस इतना डरावना था कि जब आता है रिजल्ट नॉट फाउंड या रोल नंबर नॉट फाउंड, तो वो बहुत सा। तो बस यही था कि सबसे पहले तो पीडीएफ में नाम हो जाए कहीं पे भी, क्योंकि उसके बाद के तो बाकी मतलब 2 दिन तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। एक तो मेंस लिख रही थी, कोई और कांटेक्ट भी नहीं था कि बस हाँ कंफर्म हो गया। 2-3 बार क्रॉस वेरीफाई किया कि हाँ मेरा ही है, मेरा ही है। बस यही था। चलिए, ये तो मतलब दो चीजें रही बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई रिजल्ट निकलने से पहले की जर्नी कैसी थी और रिजल्ट निकलने के बाद की जर्नी कैसी थी। मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट में बताया कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और फिर आप यूपीपीसीएस के इस क्षेत्र में आए। और अभी मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग सिलेक्टेड है, मैक्सिमम की प्रिपरेशन जर्नी इसी प्रकार से रही है। जो रिपीटर्स अगर रहे हैं उनका मतलब है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, 2 साल 3 साल उन्होंने वहां पर दिया, अपना एफर्ट किया, उसके बाद वो इस पीसीएस की फील्ड में आ रहे हैं और यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं। तो आपको लगता है क्या कि पीसीएस का जो ट्रेंड है वो यूपीएससी की तरफ थोड़ा थोड़ा इंक्लाइंड हो रहा है, या फिर उतनी एफर्ट हमको करने की आवश्यकता है? सर इंक्लाइन तो हो रहा है, नो डाउट। जैसे ईयर बाय ईयर हम इवोल्यूशन देख रहे हैं। 2022 से ही देख लीजिए, काफी चीजें, 24 का ही पेपर बहुत था, 25 का भी अलाइन हुआ। तो इवॉल्व तो कर रहा है यूपीएससी के पैटर्न पे। और दूसरी चीज ये होती है कि यूपीएससी के लिए जब प्रिपेयर करते हैं ना, तो करंट अफेयर्स हो गया, जैसे विजन आईएएस का, या मान लीजिए कोई इतना डीप में पढ़ लेते हैं कि पीसीएस में बहुत हेल्प कर जाता है वो, क्योंकि वहां पे चीजें बहुत वास्ट हैं। तो वो एक बहुत अच्छा बेस दे देता है। एक तो ऑप्शनल है, तो अगर ऑप्शनल अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट में कमांड आपको मिल जाती है। तो ये चीज तो हेल्प तो करती है। क्योंकि अच्छा, तो जैसे अगर मान लीजिए पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर सिर्फ हमने शुरुआती घटना चक्र पढ़ लिया या कोई शॉर्टकट ढूंढ लिया, तो मेंस में फिर वो चीज रिफ्लेक्ट तो करती है। उतना मतलब डीपर आपका अंडरस्टैंडिंग मानना तो है कि डेवलप नहीं हो पीसीएस पीसीएस पाती की या तो। प्रिपरेशन इतनी आसान नहीं है? पीसीएस के लिए भी हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। जैसे जनरली दिक्कत क्या आ हाँ रही है ना, बस उतना ही है अब तो।
एज अ टीचर जी। जब हम मेंटर देखते हैं इस चीज को, तो कई एस्पिरेंट आते हैं जो केवल पीसेस की प्रिपरेशन इनको करनी है, और वो कहते हैं सर मैं केवल लुसेंट पढ़ करके रेडी कर लूंगा, सब तैयार कर लूंगा। तो क्या ये संभव है कि एक स्पेसिफिक बुक पढ़ अब करके? नहीं, अब नहीं। आप मतलब बहुत, अगर आप बहुत रट रट सकते हैं या फिर मान लीजिए घटना चक्र आपने लगा ली, ठीक है, प्री निकल जाएगा, लेकिन मेंस का लेवल जिस तरीके से होता जा रहा है ईयर बाय ईयर, तो वो बहुत संभव नहीं है। अब तो बिल्कुल नहीं है। अब ठीक तो है। डीपर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना कंपटीशन है सर, इतना कंपटीशन है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बट मुझसे भी अच्छा लिखने वाले लोग ऑलरेडी हैं, तभी मुझसे अबव रैंक भी आई है। तो ऐसा है, बहुत बहुत अच्छा लोग लिख रहे हैं। तो ये तो रहा है मतलब कि हमको प्रिपरेशन किस लेवल तक करनी है, ये बात समझने की है। दूसरा यहाँ पर मैं आपसे और जानना चाहूंगा, इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में जैसे आपने कहा बहुत लंबा समय लगा, तो कैसे मैनेज किया? आप कहीं पे कुछ काम कर रहे थे, जैसे ये पूरी जो लाइफ होती है ना, 2-3 साल का जो ब्रेक होता है जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, जी, जी। उसमें एक तो इतना तनाव होता है, आप खुद प्रोफेसर रहे थे, आपने वहां पर काम किया था, उसके बाद आप इस फील्ड में आए, तो कैसे मैनेज किया ये पूरे 2-3 साल का जो ब्रेक आपका था? सर शुरुआत में तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जब एक बार आप एम्प्लॉयड हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, फिर उसके बाद सब चीजें छोड़ के, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस छोड़ के, तो शुरुआती तो डिफिकल्ट था, नो डाउट। बट मुझे ये लगता था कि आराम आराम से काम करो। बहुत ज्यादा मतलब मेरा ऐसा पर्सनल सबसे थोड़ा लीक से हटके है कि मतलब 7-8 घंटे काम करती थी, बाकी टाइम थोड़ा एन्जॉय करती थी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी। मैं बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेती थी कि मैं मुझे 5 घंटे काम भी करना है, वर्क भी करना है, फिर पढ़ना भी है, फिर ये भी है। तो उस वजह से थोड़ा-सा मतलब ईज़ी था मैनेज करना। और लास्ट 1 एंड हाफ ईयर से तो पीसीएस अभ्यास के साथ में मैं जुड़ी थी, तो वहाँ पे भी आपने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी कि प्री के पहले मतलब कंटेंट डेवलपमेंट का जो काम था, तो आपने उसमें भी बोला कि नहीं मेंस पे ध्यान दो, या प्री पे है तो 1 महीने का गैप दे दिया। तो मतलब थोड़ा-थोड़ा काम चलता रहा, थोड़ा-थोड़ा साथ में चीज़ें मैनेज होती रहीं। तो जैसे मैम अंजलि मैम हम लोग के साथ जुड़ी भी हुई थी, लंबे समय से कंटेंट पे काम कर रही थी साथ साथ में टीम के। बट मैम जैसे ये तो ठीक रहा, लेकिन आपने इसमें कहा कि आप बहुत चिल थे, आप इंजॉय के साथ तैयारी कर रहे थे, लेकिन इसमें फैमिली का सपोर्ट भी। बहुत चिल तो नहीं सर, बहुत चिल तो नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना सर, ये टाइम इतना है कि कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती नहीं है। जैसे 2024 का पेपर मार्च में होना था, फिर वो प्री ही दिसंबर में हुआ। उस टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा लोड ले लेंगे तो वो नेगेटिव ज़्यादा इम्पैक्ट करता है रादर कि पॉजिटिव इम्पैक्ट करे। तो कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करते रहिए, जैसे कि कुछ हॉबी डेवलप कर ली, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, या मतलब जैसे मैं घर पे शिफ्ट हो गई थी, तो कुछ टाइम जैसे पेरेंट्स की केयर करने में चला गया, या कुछ डोमेस्टिक काम कर लिए, तो इस तरीके से मैंने उस चीज़ को मैनेज किया था रादर कि एम्प्लॉयमेंट करके। ठीक है, बढ़िया। मतलब थोड़ा आपका ये क्या एक मतलब मतलब है? मुझे लाइफ का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला है, क्योंकि हमेशा 2010 से मैं बाहर ही रही हूँ। तो तब की लाइफ में और अब जब मैं घर पे हूँ तो उसमें बहुत अंतर आ गया है। तो एक ये लाइफ का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मुझे मिला है। अच्छा, बढ़िया। अच्छा, इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा ना, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिस्कस करते हैं, जैसे क्योंकि बहुत लंबे इंटरव्यू जो आप लोग तो लगातार इंटरव्यू दे रहे हो, रिजल्ट निकलने के बाद से मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई कि यहाँ पर सेमिनार हो रहा है, वहां पर सेशन हो रहा है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ आपका कि जैसे ये जो पूरी प्रिपरेशन रही है, तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आपने कैसे स्टार्ट किया? क्या सोर्स फॉलो किया? कैसे पढ़ा? तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना भूमिका रहा? थोड़ा सा इसको एक बार डिटेल में बताने का प्रयास करना। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो बहुत रोल है। मतलब मुझे लगता है कि अगर 15-20 साल के आपने पेपर बहुत अच्छे से कर रखे हैं, उससे एक तो आपको पैटर्न पता चल जाता है, और 50% मैं गारंटी से कह रही हूँ, 50% पेपर एज़ इट इज़ आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिल जाएगा। 50% का तो ये रोल है, और उसके बाद फिर जो करंट अफेयर्स है, उसमें भी 20-25 क्वेश्चंस बहुत आराम से करंट अफेयर्स से मिल जाते हैं, मिसलेनियस सेक्शन से। और बाकी जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो तो हेल्प करती है। तो मेरा एक्चुअली बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैंने 2 साल यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन की है। लेकिन जब मैंने पीसीएस के लिए अलाइन किया तो फिर मैंने घटना चक्र को फॉलो किया था। मतलब सब्जेक्ट वाइज़ मैंने घटना चक्र की, और पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है, मतलब उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप ये चाहें कि आपकी 100% मेहनत है, तो पीवाईक्यू उसको 50% कम कर देता है। और ये आप प्रीलिम्स की बात कर रहे हो, मेंस में क्या सीन रहा? हाँ, प्रीलिम्स। जी। मेंस में क्या सीन रहा है इस चीज का? मेंस में तो मैंने सर सब्जेक्ट वाइज़ नोट्स बनाए थे। मेरा ये मतलब मेरा ये मानना है कि जब हम मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें सोचने का समय नहीं होता है। तो अगर हर टॉपिक के वाइज़ हर जो थीम आपकी पूछी जा रही है रिपीटेड,
और जो भी सिलेबस में मेंशन्ड है उसका आपके पास नोट्स होना चाहिए, और वो नोट्स इतना वेल रिवाइज्ड होना चाहिए कि आपके मतलब मेरे साथ ऐसा है कि मेरी इमेज में वो चीज़ आनी चाहिए, मतलब मेरी मेंटल इमेज में वो चीज़ होनी चाहिए कि मुझे सोचने में टाइम ना लगे। तो मैंने अपने कंटेंट पे बहुत काम किया था। सब्जेक्ट वाइज़ जो टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाने हैं, उसपे क्या डेटा ऐड ऑन करना है, क्या फिगर है, मतलब वो सारी चीज़ें मैंने बहुत जो हम लोग का एग्ज़ाम डेट दी थी, तो मैंने 1.5 साल अपने मेंस पे काम किया था सब्जेक्ट वाइज़, जो कि मेरे 2022 के अटेम्प्ट में कमियाँ रह गई थी। तो पीवाईक्यू से मैच करते-करते कि किस थीम में ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं, और यूपीएससी से भी थोड़ा-सा वो देख लिया था। यूपीएससी की मैंने पीवाईक्यू की बुक ले ली थी मेंस की। तो उसमें मैंने मतलब क्वेश्चन्स में पढ़ती गई थी कि कौन-कौन सी चीज़ें, तो आप जब खुद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन पीस में पूछा गया है। तो एक जनरल एक थीम भी डेवलप होती जाती है। तो मेंस का तो मैंने ऐसे किया था सब्जेक्ट वाइज़ नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स, नोट्स इस तरीके से। तो जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, मेंस का शॉर्ट नोट्स आपने बनाया कैसे? किसी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाया, प्रीवियस ईयर से बनाया, या फिर सिलेबस के एक टॉपिक्स आपने बनाना स्टार्ट किया था? बस वो सिलेबस के टॉपिक, मेरा इसमें थोड़ा अप्रोच डिफरेंट रहता है कि मतलब मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अगर कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ थीम उस क्वेश्चन से हट के, जैसे मान लीजिए हड़प्पा से ही है आप अगर, तो हो सकता है कि क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट पूछा है या कुछ पूछा है, कुछ थीम उसकी छूट गई। तो मैं ये कोशिश करती थी कि जैसे पीवाईक्यू मैंने देखा कि 2 थीम में क्वेश्चन पूछा है, तो जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी का यूज़ कर लिया या ग्रॉक का यूज़ कर लिया, कि और क्या थीम पे क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं कोशिश करती थी कि मतलब 2-3 थीम मैं एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लूँ उसके साथ में, कि जो मुझे रैंडम जो क्वेश्चन आ जाएँगे उसको टैकल करने के लिए हेल्प करेगा। तो मैंने तो टॉपिक वाइज़ ही प्रिपेयर किया था, सिलेबस और टॉपिक वाइज़। चलिए बढ़िया, बढ़िया। और ये यूपी स्पेशल के पेपर के लिए आपने क्या किया? यूपी स्पेशल के लिए सर पहले तो मैंने एक ऑनलाइन कोचिंग है उसका मैंने नोट्स लिया था। 2000 जब मैं 23 का एक्चुअली मेरा प्रीलिम्स अच्छा हुआ था, तो मुझे लगा था कि मैं मेंस लिखूँगी। तो तब तो मैंने सिर्फ़ ऐसे ले लिया था और मैं पढ़ रही थी। तो बेसिक एक वो उससे बन गया। उसके बाद फिर जब नहीं हुआ, तो फिर मेरे पास 1 साल का समय था। तो फिर मैंने जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं उनका यूज़ किया, और कुछ जो वैल्यूएबल कंटेंट है, आपका जीएस 6 का मैंने लेक्चर फ़ॉलो किया। तो जो वैल्यूएबल जैसे इंडस्ट्री वगैरह का आपने बहुत अच्छा डेटा दे दिया, तो वो चीज़ें मैंने लिखती गई। तो उसमें भी मैंने वही अप्रोच रखा था कि टॉपिक वाइज़, और उसमें मेरा ये था कि हर टॉपिक में मतलब मुझे यूपी स्पेसिफिक कुछ ना कुछ डायग्राम ड्रॉ करना है, एक डेटा ड्रॉ करना है, 2-3 एग्ज़ाम्पल डेटा, मतलब इस तरीके से मैंने कंटेंट बिल्ड अप किया था 1 साल में, 5 और 6 का। बाकी जैसे जनरल हिंदी का जो पेपर होता है, आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हो कि हिंदी मीडियम के? इंग्लिश मीडियम के सर। इंग्लिश मीडियम के। तो जनरल हिंदी पेपर पर आपने कैसे कमांड बनाया और क्या किया उसके लिए? जनरल हिंदी के लिए सर मैंने वही जो बेसिक उसके जो सिलेबस के टॉपिक हैं, मुहावरे हैं या कुछ है, तो उसके मैंने नोट्स खरीद लिए थे कोचिंग से, और उसी को रिवाइज़ करती रही, क्योंकि 2022 में भी वो अटेम्प्ट दिया था। श उसमें मुझे दिक्कत ज़्यादा हुई थी क्योंकि उस समय टाइम कम था और पहला ही अटेम्प्ट था मेंस लिखने का। तो वहाँ से था, उसके बाद फिर जब आरओ की भी थोड़ी प्रिपरेशन की थी, तो वहाँ पे भी हिंदी का जो चीज़ें कॉमन थी, वो एक बार रिवाइज़ हो गई, फिर अभी वाले मेंस में भी हो गया। तो हिंदी तो मेरा मतलब एक मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो हिंदी मीडियम में है 12th तक। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हिंदी से टच नहीं है। हिंदी से टच था तो व्याख्या वगैरह अच्छी हो जाती थी, बाकी जो फैक्चुअल कंटेंट है वो डेली रिवाइज़ करना ही पड़ता था, क्योंकि वो दिमाग से उतर जाता था। एक चीज़ मैं इसमें और कहूँगी सर, जो मैंने किया था वो चीज़ हेल्प कर सकती है कि कई ऐसे कन्फ्यूज़िंग वर्ड होते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए समष्टि, व्यष्टि ऐसे करके कुछ कन्फ्यूज़िंग वर्ड होते हैं, जिनके विलोम हो सकता है कुछ अलग-अलग भी हों। तो इनके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे जो कन्फ्यूज़िंग वर्ड्स हैं, चाहे वो विलोम हो या फिर वाक्य शुद्धि है, तो उसमें मतलब कॉमन कौन-कौन से कितने तरीके की मिस्टेक होती हैं। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, और लेटर राइटिंग में भी मतलब एक फॉर्मेट बिल्डअप कर लीजिए कि सरकारी पत्र है तो ऐसे होगा, अर्ध सरकारी में टाइटल नहीं लिखना है, या मतलब कुछ एक कीवर्ड्स लिख लीजिए जो लास्ट मिनट रिवाइज़ करके आप रिफ्रेश हो सके हम लोग। तो ये चीज़ मैंने हिंदी की लिखी थी। अच्छा अंजलि मैम, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि 2022 की जो आपकी तैयारी थी जिसमें आपने इंटरव्यू दिया था, और 2024 हुँ, की प्रिपरेशन थी, इन दोनों में डिफरेंस कितने लेवल का रहा? मतलब आप कितना मानते हो कि आपकी तैयारी में कहाँ से बहुत कितना डिफरेंस अंदर है। आया है?
बहुत सर, बहुत सर, मतलब मैं तो ये बोलूँगी 2022 का जो मैंने अटेम्प्ट दिया था वो तो मैंने बस अपनी यूपीएससी की जो मतलब बेस था उसके बेसिस पे दिया था। पीसीएस के लिए मैंने कुछ नहीं किया था खास करके, क्योंकि उस टाइम मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल से दिया था, उस टाइम ऑप्शनल होता था पीसीएस में भी। तो बस जो यूपी स्पेसिफिक चीजें थी ऑप्शनल की वही मैंने अलग से पढ़ी थी, और हिंदी थोड़ा सा देखा था उससे। और 2024 के अटेम्प्ट में सर तो जमीन आसमान की अंतर है मेहनत में भी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास बस मैंने आंसर राइटिंग थोड़ा देख लिया था 2022 में, और इनसाइट ऑन इनसाइट का आता था कंपाइलेशन सारे जीएस का क्वेश्चंस का, तो वो मैंने देख लिया था। लेकिन 24 में मैंने सर हर टॉपिक के मेरे पास नोट्स थे, सबके शॉर्ट नोट थे, सबका डेटा था, और वो सारी चीजें मतलब मेरे दिमाग में थी, मेरे फिंगर टिप पे थी, मैंने इतनी बार उसको रिवाइज कर लिया था। तो बहुत अंतर है, और दूसरा जीएस 5 6 तो जुड़ ही गया था, तो उसकी मेहनत अलग हो गई। और ऐसे लिखने में आपकी क्या अप्रोच रही, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ऐसे के लिए? सर वही चीज है, मैंने मेरा थीम पे ही मेन फोकस है, चाहे वो कोई भी पेपर हो। मैंने थीम पकड़ा है और थीम को प्रिपेयर किया है, फिर इट डजेंट मैटर कि कितने क्वेश्चन मैं मतलब ये आपको मतलब बहुत आश्चर्य होगा इस चीज के लिए कि मेरा जो नॉर्मल जो अप्रोच रहता है उससे डिफरेंट ही रहा है ये चीज। तो जो ऐसे की थीम है जैसे लिटरेचर है, तो उसमें कितने तरीके से चीजें पूछी गई हैं, और एआई और जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, तो उसका बहुत एक था कि इस पे पूछा जा सकता है। तो वो चीज मैंने प्रिपेयर की, तो इस बार आ गई थी वो 2025 वाले में। और जैसे वुमेन से ओरिएंटेड है, मतलब मैंने ये पिक कर लिया था कि तीनों ऐसे में मुझे कौन कौन से चीजों पे डिपेंड वो करना है, लिखना है, कि दो दो तो कम से कम मेरे पास प्रिपेयर ही हूँ। जैसे टॉपिक 3 के लिए डिजास्टर वाला अगर कोई आ गया तो बहुत अच्छा है, और सोशल वाला कोई आ गया, या फिर लिटरेचर आ गया, तो इस तरीके से मैंने प्रिपेयर कर रखा था कि थीम मेरे पास होनी चाहिए डिफरेंट वेरिएशन के साथ में। तो ये जीएस से लेकर के जनरल हिंदी ऐसे सबकी हमारी आपकी स्ट्रेटजी ये रही थी। मैं यहाँ पर कुछ चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे जब एस्पिरेंट प्रिपरेशन करता है, चूंकि आप उस लाइफ से गुजर चुके हो, अब आप थोड़ा सेलेक्टेड हो चुके हो, तो आप उस जर्नी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। कौन कौन से चैलेंज आते हैं सामने? जैसे एक चैलेंज तो मैं बताऊंगा, कई बार एस्पिरेंट क्या करते हैं ना कि बहुत सारे मटेरियल में खो जाते हैं। जैसे वो इधर का पीडीएफ कलेक्ट करे, उधर का पीडीएफ कलेक्ट करे, ये बुक उठा करके ले आ रहे हैं मार्केट से, मार्केट में ये नई बिल्कुल। बुक आ गई, ये किसी यूट्यूब चैनल पे ये नई सीरीज आ गई तो उसको हम फॉलो करने लग जा रहे हैं। इसका क्या रोल है, मतलब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या ये सही अप्रोच है, गलत अप्रोच है? सर ये मेरे हिसाब से तो गलत अप्रोच है, क्योंकि ये टाइम आपका बढ़ा देता है। जो चीज अगर आप फोकस प्रिपरेशन के साथ में 1 से 2 साल में हो जाएगी, वही चीज आपकी खिंच के 3 4 5 साल में होगी। मेरा ये अप्रोच है सर कि आप ऑब्जर्वेंट रहें कि किस चैनल पे या किस चीज पे क्या चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि वो आपकी चीजों में एड ऑन करेगा तो वेल एंड गुड, आप उसको फॉलो कर लीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिक सोर्सेज हो, जैसे मैंने बोला कि सर एक तो घटना चक्र प्री के लिए और पीवाईक्यू अगर आपको कंठस्थ करने हैं, ठीक है, उसमें कोई आपके पास चॉइस नहीं है। घटना चक्र तो फिर भी आपके पास चॉइस है, लेकिन पीवाईक्यू की चॉइस नहीं है, वो तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद जो मैंने अप्रोच बताई कि जो सिलेबस के टॉपिक हैं उनके आपके पास नोट्स होने चाहिए, उतना ही अगर आप कर लेंगे ना तो वो करने में ही आपको साल भर का समय लगेगा पेपर वाइज हर टॉपिक के। तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन को नहीं फॉलो करना चाहिए, रादर कि अपनी एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक करना चाहिए, क्योंकि वही इतना टाइम ले लेगा कि उसके बाद आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कुछ और देखने का। लेकिन साथ ही, क्योंकि मैं यही चीज बोलूंगी कि मैंने भी सबको फॉलो किया है, चाहे वो कोई भी मतलब जो पॉपुलर है वो सबको मैं ऑब्जर्वेंट रही हूँ कि कहाँ पे क्या अच्छा चल रहा है। जैसे आपने बजट की क्लास बहुत अच्छी दी, या फिर आई दृष्टि की क्लास आपको निशान सर लेते हैं, वो मुझे पहले नहीं पता था। मतलब 2 3 साल पहले मुझे पता चला, 2022 वाले अटेम्प्ट में भी नहीं पता चला, 23 24 25 से मैं फॉलो कर रही हूँ। तो अगर कोई चीज अच्छी मिल रही है तो उसको फॉलो करने में दिक्कत है, और वो इतने लिमिटेड टाइम के लिए होती है, मतलब 10 दिन में सारी क्लासेस खत्म हो रही हैं, तो वहाँ टाइम वेस्ट से ज्यादा अच्छा है कि आपके लिए वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए, रादर कि सारी चीज़ें हम कलेक्ट करते रह रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा है, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। एक एक जैसे अभी आपका आपने वीडियो में आज बताया ना कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाया था, तो मैं श्योर हूँ अभी कमेंट में मुझे मैसेज आएंगे बहुत सारे, सर मैम को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। तो आपको क्या लगता है कि किसी टॉपर के शॉर्ट नोट्स पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाएगा? शॉर्ट नोट्स का प्रिंट करा के रख लेने से नहीं हो होगा, जाएगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी बहुत बहुत किया है। मेरे पास भी मतलब
जो भी मैं तो यूपीएससी का भी था, तो यूपीएससी के जो भी टॉपर थे तो वो अपना प्रोवाइड कर देते थे। हाँ, गाइडेंस मिलता है, नो डाउट। पता चलता है कि टॉपर किस लेवल पे एफर्ट करते हैं, किस लेवल पे इनपुट करते हैं। वो चीज देख के आपको मतलब मोटिवेशन भी मिलता है, और दूसरा पता चलता है कि कैसे वैल्यू एडिशन करना है, कैसे सेम एग्जाम्पल को डिफरेंट जगह यूज करना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है। लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, जब तक आप अपने दिमाग का यूज नहीं करेंगे, तो उसका कोई फिर मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, यहीं पर मैं कुछ बातें और डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे ये जो पूरी प्रिपरेशन हमारी जर्नी चलती रहती है, इस जर्नी में लगभग कितने क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो करनी चाहिए? सर मैंने तो प्रीलिम्स में मतलब बहुत पेपर लगाए हैं, क्योंकि जब आप बहुत पेपर लगाते हैं तो अ, आपको अंदाजा हो जाता है कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर आपको नहीं भी आता है, या तो आपको ये होगा इंट्यूशन कि इसको छोड़ दो। जैसे मेरा ये अप्रोच रहता था कि 15 क्वेश्चन तो मुझे छोड़ देने हैं, उसमें मुझे दिमाग ही नहीं लगाना, क्योंकि मेरा फैक्चुअल थोड़ा वीक पॉइंट है कि अगर पूछ लिया ये किस डेट को लॉन्च हुआ, तो वो मुझे नहीं आता। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो छोड़ देने हैं। लेकिन जब आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तो आपको इंट्यूशन हो जाता है कि हाँ, इसका क्या आंसर हो सकता है। तो मैंने तो जैसे मान लीजिए, एक तो जो पॉपुलर टेस्ट सीरीज़ेज़ हैं, पीसीएस अभ्यास की हो गई, या और 2 1-2 कोचिंग की और, वो मैंने ली थी। और स्पेशली जैसे ध्येय आईएएस है, उसको मैंने फॉलो किया था शुरुआत से भी। तो उसके मैंने 2-3 साल के लगा रखे थे पेपर। और मेरा ये मानना है कि अगर आप भले ही लगा रहे हैं, तो लगाने को लगा लीजिए, लेकिन उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया था, जैसे क्योंकि ए4 हम प्रिंट लेते हैं, तो उस पेपर के फ्रंट में या बैक में, तो उस पेपर से जो लर्निंग रही मेरी कि हाँ, इसमें मुझे 10 पॉइंट नए मिले, तो वो मैं वहीं लिख लेती थी एक लाइन में, और उसको रिवाइज़ ज़रूर करना है, वरना फिर उसका कोई मतलब रहता नहीं है। इंट्यूशन डेवलप करता है, और अगर उसका रिवाइज़ भी कर लेंगे तो वो और बेटर रहेगा। तो एग्ज़ाम के पहले जैसे मान लीजिए मैंने एक टारगेट बना लिया कि आज मुझे 5 पेपर रिवाइज़ करने हैं। प्री के 1 महीने पहले, बहुत पहले से नहीं कह रही हूँ, 1 महीने पहले से 2-4 पेपर तो रिवाइज़ करते रहिए, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि सर एक चीज़ और हो जाती है कि कई बार जो कोचिंग वाले हैं वो अपना शेड्यूल फ़ॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि लास्ट तक पेपर अवेलेबल ही नहीं हो पाए, कई जगह ऐसा हो जाता है। तो बेटर है कि 1 साल पहले का कर लिया जाए, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो आप अपनी स्पीड से लगा सकते हैं। करंट अफेयर्स जो है वो आप साथ में फॉलो करते रहिए, लेकिन जैसे 125 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। उन पे कमांड कर लीजिए सब्जेक्ट वाइज़, और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसका रिवीजन करते रहिए। और बहुत मेंस बहुत पेपर है, मतलब मेरे पास बंडल-बंडल पेपर है, पूरा रूम पेपर से भरा है। बढ़िया है। अब मेंस मुझे में ये लगता है जो आपने सर पहले क्वेश्चन, एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करूँगी। जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करते हैं कि इधर का भी पीडीएफ ले लिया, उधर का भी ले लिया। उससे बेटर है कि आप क्वेश्चन्स फ़ॉलो करें, कि आपने इसका भी क्वेश्चन लगा लिया, क्योंकि वो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं। आपने इस कोचिंग का भी लगा लिया, उस कोचिंग का भी लगा लिया, अच्छी बात है। क्योंकि वो सब्जेक्ट की नॉलेज ही एनहांस करता जाएगा आपको, रादर कि पीडीएफ कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए ये बात ना सबसे ज़रूरी है समझना एस्पिरेंट्स को, जो कि नहीं समझ पाते हैं, कि किसी को अगर कहीं से भी जो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं वो ले लो, बाकी चीज़ें भूल जाओ। वही हमको हाँ, करना है। हम सब कुछ कलेक्ट करने में लगे कि भाई मेरे पास 50 बुक यहाँ पे कलेक्ट हो जाए, पॉलिटी की 10 बुक कलेक्ट हो जाए। नहीं, हर एक टॉपर ने एक नहीं, बुक नहीं, नहीं, बताई, मैं बिल्कुल एक नहीं। बुक बुक मार्केट से लेकर के आ गया। चलिए, अच्छा मेंस के लिए कितने क्वेश्चन पेपर आपने लगाए थे? मेंस के लिए सर मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊँगी, मेंस के लिए मैंने कम ही लगाए थे, प्री के जितना तो नहीं लगाए थे, क्योंकि प्री मेरा बहुत वीक था, मेंस में मुझे कमांड है अपने ऊपर। तो मेंस पे तो मैंने थीम पे ज़्यादा वर्क किया था। बाकी लगभग-लगभग मैंने 20 के ऊपर तो लिखा होगा पेपर। मतलब 10 फुल लेंथ लिखे थे, 10 हाफ वाले जो 10-10 क्वेश्चन्स के रहते हैं। उतना तो मतलब मैंने बेयर मिनिमम किया ही था। और मैं ब्रेनस्टॉर्म बहुत करती थी। जैसे मान लीजिए यूपीएससी का ही पीवाईक्यू है, या कोई और क्वेश्चन आया, तो ब्रेनस्टॉर्म करने से ये होता है कि हाँ, मुझे इस टॉपिक के बारे में आ रहा है, मैं लिख लूँगी, मुझे ऐसा मतलब बिलीव था अपने ऊपर। तो अगर कंटेंट ही नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसा टॉपिक पे आ गया कि मैंने उसमें प्रिपेयर ही नहीं किया है, तो फिर आप क्या लिखेंगे? तो इससे बेटर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की कवरेज हो, और ब्रेनस्टॉर्मिंग साथ में होती जाए, और फिर आप फाइनल लिखने की प्रैक्टिस साथ-साथ में करते रहें। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग को आप डिफाइन करो, कैसे करते थे, क्या अप्रोच रहती थी एग्जैक्टली? ब्रेनस्टॉर्मिंग मैं एग्ज़ाम्पल से अगर लूँ तो अ,
कोई भी आप एक रैंडम क्वेश्चन दे दीजिए, मान्य मैं अभी क्वेश्चन था जैसे कि मान लीजिए एमएसएमई को लेके नहीं, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स है? एमएसएमईज़ को ठीक है, लेकर ना आपने गवर्नमेंट एमएसएमई को, हाँ, ठीक है, या मान लीजिए स्टार्टअप से रिलेटेड है। के रिलेटेड। अगर ये क्वेश्चन मेरे पास आया, ये जीएस, पहले तो आपको सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि ये किससे है, ठीक है, जीएस3 से है। उसके बाद एमएसएमई का क्या डेटा आप देंगे, वो चीज़ आपके दिमाग में है या नहीं है? मान लीजिए स्टार्टअप है, तो आपके कितने स्टार्टअप हैं, वो चीज़ मुझे याद है कि नहीं? तो सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में कुछ दे सकते हैं कि मान लीजिए अभी रिसेंटली स्टार्टअप डे सेलिब्रेट हुआ है, हुँ, या एमएसएमई के लिए कोई बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है, तो वो मुझे पता है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या इनिशिएटिव है, वो मुझे पता होने चाहिए। एमएसएमई के क्या भी एक्जिस्टिंग चैलेंजेज़ हैं, क्या उसकी फाइनेंशियल क्रंचेज़ हैं, क्या फंडिंग की प्रॉब्लम है, क्या और इश्यूज़ हैं उसमें, वो सारी चीज़ें, और फाइनल कंक्लूजन कैसे करना है, एक वे फॉरवर्ड देते हुए पहले वे फॉरवर्ड बता दिया कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं, और एक फाइनल कंक्लूजन। तो जैसे मैंने आपको अभी बोल दिया, तो ऐसे कोई टॉपिक मैंने देखा तो कुछ चीज़ें मेरे पास हैं या नहीं है। भले ही मैंने उसका आंसर नहीं लिखा, लेकिन अगर मैंने अपने दिमाग में लिख लिया है तो वो चीज़ें क्लियर है, वो वहाँ लिख जाती हैं। अगर दिमाग में ही चीज़ें नहीं तो फिर वो हाथ से आती नहीं है। तो मतलब मेरा ये थोड़ा-सा अप्रोच डिफरेंट रहा है, क्योंकि बाकी मैंने भी टॉपर्स की वीडियो देखे तो वो ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लिखो। मेरा अप्रोच थोड़ा ये डिफरेंट है कि बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब आपका दिमाग और हाथ का सिंक ऐसा होना चाहिए कि आपने दिमाग में सोचने में आपको टाइम नहीं लगा, और वो तुरंत-तुरंत हाथ से लिखता चला गया। जब तक मेंटल इमेज नहीं क्लियर होगी तब तक वो निकल के नहीं आएगा। उसमें भी अगर जैसे मान लीजिए एमएसएमई है, तो आपने कोई डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? कुछ नहीं, तो मैंने एक नया अप्रोच सीखा था कि जिसमें आपको डायग्राम नहीं आता। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री का टॉपिक है, या स्टार्टअप है, या एमएसएमई है, तो उसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, मतलब कुछ 2-4 लोगों ने हमने साथ में पढ़ के, कि यूपी का मैप बनाया और उसी के बीच में लिख दिया कि यूपी हैज़ दीज़ मैनी स्टार्टअप्स। तो वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, यूपी का कॉन्टेक्स्ट भी हो गया, अगर एक आध नाम आपको याद है तो अच्छी बात है। नहीं तो मतलब ऐसे जो टॉपिक हैं जिनमें मैप नहीं बन सकता, अब इंडस्ट्री में आप क्या मैप बनाएँगे? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो फिर भी एक्सप्रेसवे या कुछ बन सकता है। लेकिन कुछ अगर जो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें मैप नहीं बन सकता, तो उसमें यूपी का मैप बना के उसके अंदर कुछ डेटा कोड करके लिख दीजिए। तो ये एक इनोवेटिव अप्रोच हो सकती है। बढ़िया। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे आप अगर कोई भी सजेशन, कोई पॉइंट ऐसा जो कि एस्पिरेंट के साथ शेयर करना चाहो, जर्नी को लेकर के? एस्पिरेंट्स के साथ बस मैं मतलब इस पूरे जो हमारी वार्तालाप हुई है, उसको अगर मैं समराइज़ करूँ, तो स्टिक टू द सिलेबस। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इधर-उधर डाइवर्ट बाद में हो, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि वही नहीं होता है। डिस्ट्रैक्शन कम से कम रखें, लाइफ में कुछ ना कुछ पॉज़िटिव ज़रूर हो होता रहे, या आपकी फैमिली के थ्रू, या किसी हॉबी या इंटरेस्ट या फ्रेंड्स के थ्रू, क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम है। और इतना लंबा टाइम है, इतना चैलेंजिंग टाइम है कि आपको हर दिन अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है। मैं आपको आज बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी हर दिन ये डाउट होता था कि पता नहीं मतलब होगा या नहीं होगा। लेकिन सेल्फ बिलीफ रखना है और कुछ पॉज़िटिव ज़रूर करते रहना है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, नेगेटिव लोड नहीं लेना है, पॉज़िटिव प्रोडक्टिव लोड लेना है, क्योंकि बिना लोड लिए काम नहीं होगा। नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिविटी से दूर रहना है, और अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है, वीकनेसेस पे काम करना है, और फाइनली हो जाता है, मुझे ये पता है। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। आपने जो संघर्ष किया था उसका परिणाम आज आपके सामने है, और मैं थैंक उम्मीद यू सो करूँगा कि मच। आप लगातार जुड़े रहोगे आगे इस जर्नी में एस्पिरेंट के साथ, पीसेस अभ्यास के साथ, और हम लोग एक मैं पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते पीछे रहें। अभ्यास के साथ मैं कुछ मतलब पर्सनल ये बोलना चाहती हूँ। आप पीसीएस अभ्यास के लिए तो मैं बाद में, लेकिन पर्सनली आप और निशांत सर से मैं मतलब लास्ट 4 ईयर से जुड़ी हुई हूँ, 4 प्लस ईयर हो गए होंगे। तो जिस तरीके का सपोर्ट आप लोगों ने दिया है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो, चाहे वो मेंटर के रूप में हो, या फ्रेंड के रूप में हो, तो वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहा है मेरे लिए। और मतलब कोई भी चीज़ का प्रेशर नहीं रहा कि नहीं देना ही देना है या करना ही करना है, तो उसमें भी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है। आपने हमेशा पूछा है मुझसे कि आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप बता देना, मेंस के लिए, प्री के लिए। वो सब मतलब कह देना ही बहुत होता है, मुझे ये लगता है सर, कि आज की लाइफ में कोई पूछता भी नहीं है, तो उस जगह आपका पूछ लेना ही बहुत है। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, इंटरव्यू गाइडेंस हो या मेंस का हो, सबने आप में आपने बहुत हेल्प की है, तो उसके लिए भी आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एंटायर टीम, जो भी लोग हैं।
आप टीम का सभी हिस्सा के हो। लिए थैंक यू। आप हमेशा से टीम का हाँ, हिस्सा रहे मुझे हो। पता है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इंटरनल स्ट्रगल पता है। आई नो, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, तो इंटरनल स्ट्रगल मुझे पता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसके बावजूद भी आपने इतना फ्लेक्सिबल और इतना सपोर्टिव अप्रोच रखा है, तो उसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। निशान सर को भी, वो है नहीं अभी आपके साथ मीटिंग में, उनको भी मेरी तरफ से थैंक यू। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जल्दी फिर मुलाकात भी करते हैं एक बार, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, फिर मुलाकात ठीक करते है, हैं। ठीक है। ओके, बाय।